नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस वन के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कह रहे थे कलाम का फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है वो जारी हो चुका है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम एमसीक्यू के माध्यम से उस पाठ्यक्रम को क्या करते हैं दोस्तों, कंप्लीट कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या करते थे, कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। हम कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्त। और इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था यानी पाठ्यक्रम था आपका, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम था, इस पाठ्यक्रम का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस करते थे। क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस करे थे। और एनालिसिस किसके माध्यम से करे थे दोस्तों, हम एमसीक्यू के माध्यम से। और इन एमसीक्यू का आधार क्या था दोस्तों, आधार की बात करें तो एक तो हमने आधार बना था दोस्तों अपनी कलाम बुकलेट। हमें क्या कंप्लीट करनी है दोस्तों, हमें कलाम बुकलेट हमें कंप्लीट करनी है। साथ साथ दूसरा आधार बना था कि हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है। जो आपके आरपीएससी के जो नवीनतम पेपर हुए थे 2025 के अंदर, जो आपके एमसीक्यू आए थे उस पैटर्न के अनुसार, यानी एमसीक्यू पैटर्न क्या होगा आपका, नवीनतम पैटर्न के अनुसार आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तीसरा दोस्तों हमने आधार माना था एनसीईआरटी, जो टॉपिक अपनी एनसीईआरटी के अंदर है और कलाम बुकलेट को भी टच करें और अपने सिलेबस के अंदर है, तो एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन अपन को कवर करनी है। ये अपना एक आधार था यानी बेस था। इसको आधार मानकर हमने एमसीक्यू एनालिसिस करना यानी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना शुरू कर दिया था दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों, हमने शुरुआत की थी अपनी माइनर टेस्ट 1 की बात करते हैं। आपकी माइनर टेस्ट 1 जो आपका टेस्ट होगा आपका 1 फरवरी 2026 को, इसका जो सिलेबस है इसका एनालिसिस करना हमने शुरू कर दिया था। इसके अंदर दोस्तों हमने देखा भारतीय इतिहास की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में हमने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष हमने कंप्लीट कर लिया। पहला टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले बात करें जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू आप टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट आप कहाँ पर दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर। कहाँ पर दे सकते हो, अपने ऐप के ऊपर दे सकते हो। ऐप का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर हम टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो और अपना आकलन भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ काफ़ी दोस्त जुड़े हुए हैं। साथ साथ जो हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, जो एनालिसिस करते हैं ये पीडीएफ भी कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, इसी अपने ऐप के ऊपर मिलेगी। सारा टोटल कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। न्यू अपडेट करंट अफेयर्स अपने डेली सूजस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की डेली आपकी सूजस के 10 और 8 9 10 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं रोज के, वो आपको डेली फ्री के अंदर कंटेंट के ऊपर ऐप के ऊपर रोजाना दिया जा रहा है। 2 टेस्ट आपके हो चुके हैं 2 दिन के। साथ साथ आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर बात करें तो आपके भारत का करंट अफेयर्स आएगा, वर्ल्ड का करंट अफेयर्स आएगा। तो जैसे माइनर टेस्ट 1 का सिलेबस आएगा आपके पास, जैसे बुकलेट आएगी अक्टूबर माह की, देखो अक्टूबर माह का आपका करंट अफेयर्स दे रखा होगा, ये रहा आपका अक्टूबर माह का। तो अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को हम कलाम बुकलेट को बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, जैसे कि हमने रीट मेंस के लिए किया था उसी प्रकार से। तो ये टेस्ट भी आप दे सकते हो, साथ साथ जो एमसीक्यू कर रहे हैं उनका टेस्ट भी दे सकते हो। यूट्यूब के ऊपर अपना एनालिसिस भी कर सकते हो, पार्ट को किस प्रकार से कवर कर सकते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, वो भी देख सकते हो। साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जब तक आप थ्योरी पढ़ने के बाद जब तक आप एमसीक्यू या टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। क्योंकि मेन चीज़ कहाँ पर होती है, अपना सामना कहाँ पर होता है दोस्तों, एमसीक्यू पर होता है। वहाँ पर थ्योरी नहीं आती कि थ्योरी लिखनी है अपन को, हमें वहाँ पर एग्जाम हॉल में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तब हमें यार 4 ऑप्शन देखने के बाद हमारा दिमाग खराब होता है। तो उससे पहले आप क्या करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के पहले उस टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके खत्म कारण ठीक है नवीनतम पैटर्न के आधार पर है, तो थोड़े जटिल क्वेश्चन है। और लैंग्वेज की बात करें तो आपकी ऑथेंटिक बुक की लैंग्वेज है, जैसे कलाम बुकलेट है एक तरह से ऑथेंटिक बुक ही है, क्योंकि कॉपी पेस्ट आपको बुकलेट दी जाती है। जो आपकी टॉपिक है ऑथेंटिक बुकों से कॉपी किए जाते हैं और आपको सीधे सीधे आपको बुकलेट के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो दूसरा टॉपिक अपने राजस्थान भूगोल का चल रहा है। बात करें राजस्थान भूगोल का, अपना पहला अवस्थिति विस्तार आकृति और आकार अपना हो चुका है कंप्लीट, इसको कर चुके हैं। कल अपनी क्लास होगी भौतिक विशेषताएं, तो कल क्लास होगी, उससे पहले सुबह आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कहाँ पर होगा, वही अपनी इस ऐप के ऊपर। इस ऐप को आप देख सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद अपना, यदि आप पहले मान लीजिए जैसे 11 बजे अपनी क्लास आती है, 11 से 12 के बीच में अपनी क्लास आती है सुबह की, तो आप सुबह तक उनका टेस्ट देखिए, उस टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस कीजिए, तो देखिए अपनी तैयारी को कितना फायदा होता है। शाम को अपने भारतीय इतिहास यानी दोपहर में इसका टेस्ट दीजिए। जैसे अभी आपकी बात करें, आज अपनी क्लास होने वाली है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण की पार्ट 1, यानी 2 टेस्ट बनेंगे इसके। पार्ट 1 की क्लास अपनी होने वाली है, इसके अंदर लगभग हम 40 से 45 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका अपना टेस्ट ऐप के ऊपर डाल दिया गया है। ये टेस्ट है जो हम क्वेश्चन करने हैं, ये अपनी इस ऐप के ऊपर डाल दिया गया कब का ही, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर टेस्ट दीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के 2 पार्ट के अंदर हमने किया था, यूट्यूब पर विश्लेषण कर चुके हैं। 2 पार्ट के अंदर टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो टेस्ट अपने इस ऐप पर पहले डाल दिए गए थे। काफ़ी दोस्तों ने दिए भी हैं, काफ़ी दोस्त जुड़ भी चुके हैं, 400 प्लस दोस्त जुड़ चुके हैं ऐप के ऊपर। तो आप भी जुड़ के और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार पुनर्जागरण की बात करते हैं। अपना टॉपिक है आज का, यानी टॉपिक नंबर 2 भारतीय इतिहास का बात करें। टॉपिक नंबर कौन सा आपका, दूसरा है। इस टॉपिक को हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं
और साथ साथ आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चनों का स्तर कैसा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपका टॉपिक कितना कवर हो रहा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें आपकी कवर हो रही है। तो कलाम की बुकलेट, साथ साथ न्यूनतम पैटर्न के आधार पर एमसीक्यू, साथ साथ एनसीईआरटी भी मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रत्येक डिटेल। और एनसीईआरटी की बात करें तो आपको प्रत्येक लाइन को एक क्वेश्चन समझना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट बोर्ड देख लो चाहे आरपीसी देख लो, प्रत्येक लाइन को एक क्वेश्चन मान के पूछ रहा है। तो आपको ये चीज़ें आपको आप याद होनी चाहिए। तो ये एमसीक्यू के माध्यम से हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस की जा रही है। साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स जो आपकी देखो, एक तरह से क्या करेंगे दोस्तों, हम 6 दिन अपनी तैयारी करेंगे। जैसे माइनर टेस्ट आपका 1 फरवरी 2026 होगा, तो दोस्तों हम जैसे सोमवार से यानी मंडे से हम सैटरडे, ठीक है, शनिवार तक हम तैयारी करेंगे। सैटरडे को आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे अपने ऐप के ऊपर। तो आप एक मान लीजिए जैसे सैटरडे को, शनिवार को आप रिवीजन करना चाहते हो मंडे से शनिवार को, तो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से लगभग 1-1.5 घंटे में आप जो सिलेबस है, जो आपका जीके का सिलेबस है पूरा, उसका 1 मिनट में बात करें आपके 1-1.5 घंटे में पूरा एक साथ एक नज़र में देख सकते हो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। फिर संडे को आपका एग्जाम होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सोचने का प्लान करें। जैसा प्लान जितना आपका समर्थ होता है उस प्रकार से हम प्लान की डिसीजन करते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करते हैं। मेहनत आप सबने देखी होगी, नीट मेंस में देखा होगा, और तभी 400+ दोस्त अपने ऐप को आते हैं, 400+ दोस्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ग्रेड की 300-400 दोस्त हमारे पास पहले जुड़े हुए थे। और साथ साथ कलाम की टेस्ट है वो भी हम एनालिसिस करवाने वाले, ऑनलाइन भी दोगे, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस साथ साथ टेस्ट, संडे को एग्जाम, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। आपको सिर्फ समर्थन देना है, मतलब एक तरह से जुड़ना है, कंटिन्यूटी आपको बनानी है। जैसे अपने लोग 3 दिन से अपनी क्लास कंटिन्यू आ रही है, यदि आप भी कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक साथ देखना चाहोगे, शनिवार को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, शनिवार को पूरी क्लास देख रहे हो, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। तो एक दोपहर में बनाइए एक टाइम टेबल शेड्यूल के अनुसार, एक शाम को रात को 9 बजे के बाद एक क्लास बनाई, चाहे 2 की स्पीड में देखिए, लेकिन शॉर्ट साथ साथ पढ़िए, पढ़ने के बाद क्लास देखिए, एमसीक्यू एनालिसिस कीजिए, टेस्ट दीजिए, फिर अपनी तैयारी देखना। बेनिफिट आपको खुद नजर आ जाएगा और इसका परिणाम आपको टेस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। टेस्ट देने के बाद आप बताना कि हमने जो किया था उसका कितना फायदा आपको हुआ। उसी प्रकार से हम अपने आगे की रणनीति को बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास यानी टेस्ट को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में भारत में हुए व्यापक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों को किस नाम से जाना जाता है? कौन सी शताब्दी में हुई थी दोस्तों? आपकी 19वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और भारत में हुई व्यापक सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्रांति के नाम से, भारतीय राष्ट्रवाद के नाम से, भारतीय पुनर्जागरण के नाम से, संवैधानिक आंदोलन के नाम से। तो दोस्तों इन आंदोलनों को किस नाम से जाना जाता है? आपका भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी वर्तमान के अंदर कि पुनर्जागरण का सूत्रपात कौन सी शताब्दी में हुआ था? पुनर्जागरण का सूत्रपात कौन सी शताब्दी में हुआ था दोस्तों? आपकी तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसे भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली और सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीयों की शिक्षा हेतु पहली बार आर्थिक प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपका कि भारतीयों की शिक्षा हेतु पहली बार आर्थिक प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो बात करते हैं दोस्तों, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी की बात करते हैं सबसे पहले। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में जो ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में किसको लागू किया गया दोस्तों? भारत में बात करें तो कौन सी शिक्षा लागू हुई दोस्तों? भारत में शिक्षा लागू हुई आपकी क्रिश्चियन शिक्षा लागू किया, क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया। लागू की गई। याद करना दोस्तों, प्रत्येक लाइन आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ याद करना कौन सी शताब्दी के अंदर ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में क्रिश्चियन शिक्षा लागू की गई? तो 19वीं शताब्दी के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इन्हीं के लिए, इन्हीं ईसाइयों के लिए बात करें आपके 1813 में चार्टर अधिनियम द्वारा, 1813 का
जो चार्टर अधिनियम है दोस्त, इसने क्या किया, जो ईसाई मिशनरियों हैं इनको भारत में ईसाई शिक्षा के प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया। ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया। किसको दिया दोस्तों? आपके ईसाई मिशनरियों को। किसको दिया गया अधिकार? आपके ईसाई मिशनरियों को दिया गया। कब? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई शिक्षा के प्रचार प्रसार अधिकार दिया गया। और भारत में क्रिश्चियन शिक्षा लागू किसने की थी? आपकी ईसाई मिशनरियों की थी। कब? आपकी 19वीं शताब्दी के अंदर। कब की थी दोस्तों? 19वीं शताब्दी के अंदर। और इसी के तहत आपके 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के अंदर भारतीयों की शिक्षा हेतु पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। भारतीयों की शिक्षा हेतु कितने का प्रावधान किया गया दोस्तों? आपके 1 लाख का प्रावधान। मेन उद्देश्य क्या था आपका? ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन उद्देश्य था 1813 के चार्टर एक्ट का। तो याद करना दोस्तों, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में सबसे पहले आपको यहाँ से शुरुआत होती है आपके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की आज की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपका? यहाँ से बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, राजा राममोहन राय को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, या केशव चंद्र सेन को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके राजा राममोहन राय की बात करते हैं थोड़ी सी। राजा राममोहन राय, इनकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था आपका 22 मई 1772 के अंदर। कब हुआ था आपका? 22 मई 1772 के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। रमाकांत व तारिणी देवी के घर में इनका हुआ था, यानी पिताजी का नाम क्या था इनका? पिताजी की बात करें तो पिता का नाम था इनका रमाकांत। और माताजी का क्या नाम था दोस्त इनके? माताजी का नाम था आपका तारिणी देवी, तारिणी देवी दोस्तों। जमींदार ब्राह्मण परिवार में होता है। कौन सा परिवार था आपका? ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण परिवार के अंदर राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था दोस्तों। सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करते हैं। उत्तराधिकारी के रूप में इनको राय की उपाधि मिली थी। उत्तराधिकारी के रूप में उपाधि कौन सी मिली थी दोस्तों? आपकी राय की। कौन सी उपाधि मिली थी आपकी? राय की उपाधि मिली थी। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राजा राममोहन राय के उपनाम की बात करें दोस्तों, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उपनाम की बात करें दोस्तों, जैसे इनको नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत कहा गया है। नव चेतना एवं क्रांति का अग्रदूत किसको बोला गया दोस्तों? आपके राजा राममोहन राय को बोला गया। राजा की उपाधि आपके अकबर सेकंड द्वारा दी गई थी 1823 के अंदर। आगे पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन, लेकिन ये बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये भी किसको बोला गया दोस्तों? आपके राजा राममोहन राय को बोला गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 दिन का प्रातः तारा यानी प्रभास का तारा भी बोला गया है आपका, प्रभास तारा। ये भी किसको बोला गया दोस्तों? आपके राजा राममोहन राय को बोला गया, यानी 9 दिन का प्रातः का तारा, 9 दिन का प्रातः तारा। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन था। तो सारे उपनाम आपको याद होने चाहिए। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आधुनिक भारत का जनक व पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है आपका? पत्रकारिता का अग्रदूत। लिख देता हूं यहां पर, पत्रकारिता का अग्रदूत।
भी किसको बोला जाता है, आपके राजा राममोहन राय को बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों, राजा राममोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय की बात करें दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। पिता थे इनके रामरकांत जी, माता जी का नाम आपका तारिणी देवी था। परिवार की बात करें तो ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उत्तराधिकारी के रूप में इनको उपाधि मिली थी दोस्तों राय की। उपनाम की बात करें, इन्हें नवचेतनक एवं क्रांति का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, पत्रकारिता का अग्रदूत, प्रभास तारा, नवदिन लिखो, नवदिन का प्रातः तारा भी बोला जाता है। साथ साथ बात करें इनको राजा की उपाधि की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये राजा की उपाधि मिली थी आपकी अकबर सेकंड द्वारा। किसने दी थी, आपकी अकबर सेकंड ने दी थी। कब दी थी, 1830 के अंदर। कब दी थी ये उपाधि, 1830 के अंदर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो, ब्रह्म समाज की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई दोस्तों, आपके 20 अगस्त 1828 को की गई। बिल्कुल राइट बात है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। इसकी स्थापना प्रारंभ में ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी दोस्तों, आपके ब्रह्म सभा के नाम से जानी गई। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त कथनों में से सही कूट की बात करें तो तीनों आपकी सत्य हैं। तो 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ब्रह्म समाज की। अब दोस्तों आपको डाउट कहां पर होगा, डाउट होगा पहला, देखो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई थी। बिल्कुल राइट, ये क्या आपका बिल्कुल सत्य है। लेकिन बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कहाँ थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, अपनी कलकत्ता के अंदर हुई थी। तो साथ साथ नोट लगा के भी याद करो यहाँ पर। अब नोट लगा के क्या बात याद करनी है दोस्तों, एनसीईआरटी की बात करते हैं। 1830 में एनसीईआरटी बोलती है 1830 में ब्रह्म सभा नाम से सुधारवादी संगठन की स्थापना हुई। सुधारवादी संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1830 के अंदर। कौन कहता है ये बात, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो ये चीज़ आपको लाइन याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद होनी चाहिए जो आगे चलकर आपके ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले 20 अगस्त 1828, दोनों डेटे याद रखनी है। एनसीईआरटी ने 1830 माना है। एनसीईआरटी ने कब माना आपका, 1830 माना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, आपके राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आपकी राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना प्रारंभ में ब्रह्म सभा के नाम से जानी गई। बिल्कुल राइट, प्रारंभ में ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती थी। कालांतर में आपकी किसके नाम से जानी गई, आपकी ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। ब्रह्म सभा की बात करें तो आपको देखो राजा राममोहन राय ने एक चीज़ और यहाँ पर स्थापना की थी, आत्मीय सभा की। राजा राममोहन राय की बात करें, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। आत्मीय सभा स्थापना की थी। अब ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। देखो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1814 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों, 1814 के अंदर हुई थी स्थापना। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके। कब हुई थी, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपकी, ब्रह्म समाज के गठन के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो ब्रह्म समाज है उसके गठन के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है, पहला कथन आपका, ब्रह्म समाज का गठन भारत के धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया था। भारत के धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया था ब्रह्म समाज का गठन। कब किया गया था दोस्तों, 28, बताओ भाई कब किया गया था आपका ब्रह्म समाज का गठन, 20 अगस्त 1828 को किया गया था। कब किया गया था आपका, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का गठन किया गया था। किसके लिए, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य के लिए। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार एवं पुरोहितवाद को समाप्त करना था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपका पूछा गया कि ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म में सुधार कर पुरोहितवाद को समाप्त करना था। कौन से वाद को समाप्त करना था दोस्तों, आपके पुरोहितवाद को समाप्त करना था। ये लाइन याद कर लेना दोस्तों, सीधी सीधी आपकी पूछी जाती है एनसीईआरटी की, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सत्य बात है।
ब्रह्म समाज का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना भी था। ब्रह्म समाज का एक उद्देश्य और क्या था आपका, धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना भी था दोस्तों। तो सही विकल्प की बात करें तो केवल एक कथन सही है नहीं दोस्तों आपका, केवल 1 और 2 सही है नहीं दोस्त आपका, केवल 2 और 3 सही है नहीं दोस्त आपका, पहला दूसरा और तीसरा सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो तीनों उद्देश्य आपको एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। पहला उद्देश्य था कि भारत में धार्मिक सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया था ब्रह्म समाज का गठन। दूसरा उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार कर पुरोहितवाद को समाप्त करना। कौन से वाद को, पुरोहितवाद को समाप्त करना, यानी कर्मकाटी व्यवस्था, हिंदू धर्म में सुधार, कर्मकाटी व्यवस्था और पुरोहितवाद को समाप्त करना था। कौन सी व्यवस्था करना था दोस्तों, एक कर्मकाटी व्यवस्था भी स्थापित करना था दोस्तों। ब्रह्म समाज का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना भी था, बिल्कुल राइट है। तो तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद एवं बहुदेववाद का विरोध कर किस सिद्धांत की स्थापना पर बल दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ब्रह्म समाज द्वारा मूर्ति पूजा, देखो मूर्ति पूजा, अवतारवाद एवं बहुदेववाद का विरोध कर किस सिद्धांत की स्थापना की गई। कौन से सिद्धांत की स्थापना की गई भाई, या कौन से सिद्धांत पर बल दिया गया, क्रमवाद पर, एकेश्वरवाद पर, भाग्यवाद पर या प्रकृतिवाद पर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बल दिया गया आपका एकेश्वरवाद पर। किस पर बल दिया गया आपका दोस्तों, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। किस पर बल दिया गया आपका, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। और दोस्तों एकेश्वरवाद की बात करें तो एकेश्वरवाद की बात करें तो 1804 में, नोट लगा के याद करना ना, यहाँ पर एकेश्वरवाद आया है तो 1804 की बात है दोस्तों। 1804 में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। एकेश्वरवाद की प्रशंसा की और साथ ही इसके लिए क्या लिखा दोस्तों, मूर्ति पूजा खंडन हेतु फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा। फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों, इस ग्रंथ का नाम था आपका तुहफात या तोहफात उल मुवाहिदीन। तुहफात या आ सकता है आपका तोहफात उल मुवाहिदीन, इसका नाम था दोस्तों। कौन से ग्रंथ का, फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा गया था। किसकी प्रशंसा हेतु, एकेश्वरवाद की प्रशंसा हेतु। किसकी प्रशंसा हेतु यह ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों, एकेश्वरवाद की प्रशंसा हेतु ग्रंथ लिखा गया था। कब, 1804 के अंदर। कब लिखा गया था दोस्तों आपका, 1804 के अंदर लिखा गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। साथ साथ दोस्तों इसके उपनाम भी देख लीजिए, साथ साथ इस पुस्तक के उपनाम क्या है दोस्तों। इस पुस्तक के उपनाम भी आपके पूछे जाते हैं। गिव टू मोनोथेसिस्ट, गिव टू मोनोथेसिस्ट। दूसरे की बात करें, एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। उपहार शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ साथ बना सकते हो। ये चीज़ें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए कि एकेश्वरवाद के प्रति राजा राम मोहन राय का क्या मत था। तो उनके लिए एकेश्वरवाद की प्रशंसा के लिए फारसी भाषा में ग्रंथ लिखा था तुहफात या तोहफात उल मुवाहिदीन। इस ग्रंथ का नाम था। कब लिखा था दोस्तों, 1804 के अंदर। कब लिखा था यह ग्रंथ आपका, 1804 के अंदर लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार ब्रह्म समाज से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। तो निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार ब्रह्म समाज से संबंधित है। ब्रह्म समाज से संबंधित है कौन से सामाजिक सुधार, बताओ भाई। दोस्तों सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध बिल्कुल सामाजिक सुधार ब्रह्म समाज से संबंधित है। बाल विवाह का विरोध, ये भी आपका बिल्कुल सही है, आपके ब्रह्म समाज से संबंधित है। जाति पाति एवं अस्पृश्यता का विरोध भी किसने किया था, आपके ब्रह्म समाज ने किया था।
स्त्री पुरुष की शिक्षा पर बल भी किसने दिया था? आपका दोस्तों ब्रह्म समाज ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीयता का प्रसार भी किसने दिया था? दोस्तों आपके ब्रह्म समाज ही से संबंधित है। तो सही कोट की बात करें तो आपके देखो 1 2 3 नहीं है दोस्तों, आपका 1 2 3 4 भी नहीं है, 2 3 5 भी नहीं है, आपका 1 2 3 4 और 5 सभी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा पूछ ले कि सामाजिक सुधार ब्रह्म समाज से संबंधित है तो सत्य प्रथा का विरोध, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका बहुत बार एग्जाम में आया है। राजा राम राय की वजह से ही सत्य प्रथा का क्या हुआ था दोस्तों? आपका 1829 के अंदर आपकी विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज के नेतृत्व या संचालन से संबंधित निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस ऐसे क्वेश्चन ने इस बार रीट मेंस में बहुत ज़्यादा परेशान किया और आरपीसी ने पहले भी आपका परेशान कर दिए थे कमांडर के एग्जाम के अंदर। तो ब्रह्म समाज के नेतृत्व या संचालन से संबंधित निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कालानुक्रम आपको पता होना चाहिए। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना देखो डेट की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को दोस्त 1828 को की गई थी। देखो राजा राममोहन राय द्वारा इंग्लैंड प्रस्थान एवं आचार्य रामचंद्र विद्यासागर का नेतृत्व है। तो इंग्लैंड कब गए थे दोस्तों? आपके 1830 के अंदर चले गए थे। कब गए थे? आपके 1830 के अंदर गए थे। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा संचालन कब किया गया था ब्रह्म समाज का? द्वारकानाथ टैगोर द्वारा संचालित किया गया था दोस्तों आपके 1833 के अंदर। कब किया गया था आपका ब्रह्म समाज का संचालन? 1833 में अंदर किया गया था। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा नेतृत्व आपकी बात करें ब्रह्म समाज का कब किया गया था दोस्तों? 1843 में। कब किया गया था आपका? 1843 में किया गया था। और केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन की बात करें तो कब किया गया था दोस्तों? 1856 के अंदर। कब किया गया था दोस्तों? आपके 1856 के अंदर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही कालानुक्रम की चुनी तो सही कालानुक्रम में चुना था। तो दोस्तों आपके राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 के अंदर। फिर बात करें राजा राममोहन राय इंग्लैंड प्रस्थान कब हुए थे? आपके 1823 के अंदर। और अध्यक्ष नेतृत्व किसको सौंपा था? आपके रामचंद्र विद्यासागर को। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था जब राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए थे? रामचंद्र विद्यासागर ने नेतृत्व किया था 1830 के अंदर। फिर रामचंद्र विद्यासागर की बात में द्वारकानाथ टैगोर ने संचालन किया 1833 के अंदर। फिर द्वारकानाथ टैगोर की बात में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया 1843 के अंदर। और देवेंद्र नाथ टैगोर की बात में केशव चंद्र सेन ने द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया गया 1856 के अंदर। तो सही कालानुक्रम की बात करें तो आपका ABCDE आ जाएगा। तो दोस्तों ABCDE आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? देखो ब्रह्म समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ तथा इसके मुख्य कारण क्या थे? वह ब्रह्म समाज है, इसका विभाजन कब किस वर्ष हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? तो इससे पहले देखो एक बार पीछे की लाइन में एक लाइन और लिख लेते हैं। जब केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज का संचालन किया गया था 1856 में, तब इसका विस्तार हुआ दोस्तों। ब्रह्म समाज का क्या हुआ? आपका विस्तार हुआ। यानी कलकत्ता से निकला ये बंगाल से बाहर, बंगाल से बाहर कहाँ पर फैला दोस्तों? आपका यूपी पंजाब और मद्रास में इसकी शाखा खुलेगी। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि ब्रह्म समाज की पंजाब मद्रास यूपी के अंदर शाखा कब खोली गई थी या किसके नेतृत्व में खोली गई थी? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। कब? 1856 की बात। कब खोली गई थी? आपकी 1856 के अंदर खोली गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ तथा इसके मुख्य कारण क्या थे? 1856 के अंदर धार्मिक आडंबर के कारण, 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन के वैचारिक मतभेद के कारण, 1878 में राजनीतिक असहमति के कारण, 1885 में सामाजिक सुधारों का विरोध के कारण। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो दोस्तों बात करते हैं ब्रह्म समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ। 2 बार आपका विभाजन हुआ था ब्रह्म समाज का। तो इसका कारण था 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य मूल सिद्धांतों को लेकर भेद हुआ। ठीक है, मूल सिद्धांतों को लेकर यानी वैचारिक मतभेद थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1865 के अंदर बात करें देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन की आचार्य की उपाधि छीनी। 1865 में केशव चंद्र सेन की
केशव चंद्र सेन की बात करें, सेन की आचार्य की उपाधि छीनी। किसने छीनी दोस्तों आपकी, ये उपाधि किसने छीनी आपकी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कब छीनी थी दोस्तों, 1865 के अंदर। कब छीनी, 1865 के अंदर। सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण विचारधारा का मानते थे। उन्होंने यज्ञोपित धारण करने का विरोध किया। ठीक है, क्यों छीनी की दोस्तों, इन्होंने हिंदू धर्म को संकीर्ण माना, हिंदू धर्म को संकीर्ण माना। और किसका विरोध किया दोस्तों, इन्होंने यज्ञोपित धारण करने का विरोध किया। धारण का विरोध किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो कारण की बात करें तो ये कारण था आपका 1865 के अंदर कि हिंदू धर्म को संकीर्ण किसने माना, केशव चंद्र सेन ने माना। और यज्ञोपित धारण, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किसको धारण करते हैं, ब्रह्म समाज के अंदर यज्ञोपित धारण करते हैं दोस्तों। इसका विरोध किया किसने, केशव चंद्र सेन ने। और इसका विरोध किसने किया दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और आचार्य की उपाधि छीन ली और आपकी ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ सबसे पहले 1865 के अंदर। सबसे पहले विभाजन कब हुआ दोस्तों, 1865 के अंदर हुआ। ठीक है, समाज में सभी धर्मों को पाठ लागू करने का प्रयास किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। भाई समाज है, सिर्फ हिंदू का नहीं, सभी धर्मों का मनाने का प्रयास किया किसने, केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। और इसका विरोध का सामना किया गया और ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया 1865 के अंदर। तो याद करना दोस्तों, सीधा पूछा जाता है। और वैसे ब्रह्म समाज का विभाजन कितनी बार हुआ आपका, 2 बार हुआ। आगे चलकर एक बार और विभाजन होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन के वैचारिक मतभेद थे, तो उसका कारण क्या था। कारण यह था कि केशव चंद्र सेन थे, वो हिंदू धर्म को संकीर्ण माना, यज्ञोपित धारण का विरोध किया तथा समाज में सभी धर्मों के पाठ को लागू करने का प्रयास किया था किसने, केशव चंद्र सेन ने। इसका विरोध किया देवेंद्रनाथ टैगोर ने और ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। यानी कारण भी आपको पता चल गया अब। ठीक है, यानी खतन और कारण वाला क्वेश्चन बने ना यहाँ पर, तो इस कारण को याद कर लेना। ठीक है, आजकल खतन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कलाम बुकलेट से बाहर की चीज़ें भी यहाँ पर बताई जा रही है जो आपकी ऑथेंटिक बुक के अंदर है। ठीक है, एक भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे, तो सारी चीज़ एनसीईआरटी के अंदर जो है कलाम बुकलेट के अंदर है। ये आपकी लास्ट टाइम जो कलाम की बुकलेट सामाजिक सुधार पुनर्जागरण, उससे के अलावा आपको अलग से क्वेश्चन भी आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप सोचो कि बुकलेट के अंदर काफ़ी चीज़ें नहीं है, तो दोस्तों ये समझ सोचना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई है। तो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से जा रहे हैं वैसे देखें तो, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। वर्तमान का जो पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को हमें क्वेश्चन समझना होगा। क्या समझना होगा, आपका क्वेश्चन समझना होगा। तो हर लाइन आपको याद होनी चाहिए, और हर लाइन याद करने का एक ही तरीका है, वो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। और एमसीक्यू कीजिए, बार बार नए क्वेश्चन आते हैं, उन चीज़ों को लिखिए। अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 3 से 4 बार रिवीजन करना है। तो आप देख सकते हो कितनी बार हम कितने क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बार कर रहे हैं तो पहली बार पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ताकि आपको एक तरह से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो, चीज़ों का पता हो। नोट्स तो वैसे आपके पास है, कलाम बुकलेट आपके पास है, तो इन चीज़ों के साथ साथ आप इन चीज़ों को नोट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1878 में ब्रह्म समाज, देखो पहले 1865 में आपके ब्रह्म समाज का विघटन हुआ, यानी विभाजन हुआ। आप देखो 1878 में ब्रह्म समाज के पुनः विभाजन के परिणाम स्वरूप गठित साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता कौन थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री या द्वारिकानाथ टैगोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, साधारण ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे दोस्तों आपके आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, एक बार बात कर लेते हैं विभाजन की। ब्रह्म समाज की बात करते हैं सबसे पहले। ब्रह्म समाज साथ साथ नोट करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप के ऊपर, ये पीडीएफ है ना ऐप के ऊपर मिलेगी, वहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हो, आराम से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो अपने। बहुत ही शानदार तरीके से नोट बनेंगे दोस्तों आपको, क्योंकि एक भी चीज़ बात करें हम, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहे, तो आपके नोट्स वैसे बहुत शानदार होने वाले हैं। ब्रह्म समाज की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्म समाज की बात करें, पहली बार विभाजन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये पहली बार विभाजन कब हुआ था दोस्तों, ये विभाजन हुआ था आपका 1865 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों आपकी, 1865 के अंदर हुआ। ये चीज़ आपको याद होगी, पीछे अभी आपका एक क्वेश्चन आया था कि पहली बार विभाजन कब आपका 1865 के अंदर विभाजन हुआ था। यहाँ से 2 शाखाएं निकली। कितनी शाखाएं निकली दोस्तों आपकी, 2 शाखाएं निकली आपकी, 2 शाखाएं निकली।
कौन कौन सी निकली दोस्तों? 2 शाखाएं। देखो 2 शाखा निकली। एक थी आपकी ब्रह्म समाज जो आपकी मूल संचालित थी, मूल शाखा, ये तो ब्रह्म समाज ही रह गया अपना। कौन सा? आपकी मूल शाखा, जो 20 अगस्त 1828 राजा राममोहन राय द्वारा निर्धारित की गई थी, मूल शाखा थी। इसका नेतृत्व तो किसने किया दोस्तों? इसका नेतृत्व तो किया आपके आगे चल के वापिस आ गए थे कौन? आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर दोस्त। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। दूसरी शाखा आपकी निकली आदि ब्रह्म समाज। दूसरी शाखा कौन सी निकली आपकी? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की बात करते हैं दोस्तों। और आदि ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया दोस्तों? इसका संचालन किसने किया आपका? इसका संचालन किया आपकी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने इसका संचालन किया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदि ब्रह्म समाज का संचालन किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और आगे चलकर इसी आदि ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। दूसरी बार विभाजन किसका हुआ था? मूल ब्रह्म समाज का नहीं हुआ था दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज का होता। तो ये चीज़ें भी आपको याद करनी चाहिए। तो फिर से विभाजन हुआ दोस्तों, यानी ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ था आपका यहाँ पर विभाजन। दोस्तों ये विभाजन कब हुआ आपका? 1878 के अंदर। कब हुआ दोस्तों? आपके 1878 के अंदर ये विभाजन हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सीधा क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो दूसरी बार ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था आपका? 1878 में। और ये सब पूछा जा सकता है कि आदि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? 1878 के अंदर हुआ। ठीक है। और यहाँ से शाखा निकली दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज से कौन सी शाखा निकली आपकी? वो शाखा निकली आपकी, कौन सी शाखा निकली? साधारण ब्रह्म समाज। जो अपना क्वेश्चन पूछा गया है, साधारण ब्रह्म समाज। और इस साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? आगे चलकर ये नेतृत्व किया था आपके 2 व्यक्ति थे। कौन? आपके आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। कौन थे आपके? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यानी विभाजन आपको समझ में आ गया होगा। विशेषताएं हमने देख ली दोस्तों। ठीक, कालानुक्रम वाला प्रश्न देख लिया, किस किसने कब कब ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। तो अंतिम आपके कौन थे? आपके बताओ भाई। केशव चंद्र सेन थे आपके, संभाला तब। और इससे पहले आपकी बात करें दोस्तों, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 के अंदर भी आपका ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद में आपके केशव चंद्र सेन आए थे। फिर आगे चलकर 1865 में 1856 में आ गए थे केशव चंद्र सेन। 1856 से लेकर 65 तक इन्होंने राज किया, मतलब ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। फिर 1865 में दोनों के बीच मतभेद हुआ। कौन से? कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच। मतभेद का कारण क्या था हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये लो दोस्तों, यानी ब्रह्म समाज का जितना भी नेतृत्व था, अंतिम चरण की बात करें, अंतिम आ गया था आपका कौन? साधारण ब्रह्म समाज तक आपको याद करना है, जिसके नेतृत्व आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो मूल थे आपके, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राममोहन राय। दोस्तों बात करते हैं आपका राजा राममोहन राय का जन्म किस वर्ष हुआ? 1765 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1772 ईस्वी में। सबसे पहले बात करते हैं, पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। राजा राममोहन राय की जन्म की बात करते हैं दोस्तों, फिर से करवा देता हूँ, लेकिन हम पीछे कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने किया था, शायद आपको याद है। तो जन्म हुआ था दोस्तों इनका 22 मई 1772 को। 22 मई 1772 को राजा राममोहन राय का जन्म होता है दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? आपके बंगाल के ब्राह्मण परिवार में। बंगाल के ब्राह्मण परिवार में। सीधा क्वेश्चन पूछ ले जाए कि राजा राममोहन राय का परिवार, बात करें जन्म कौन से परिवार में होता, कौन से परिवार से संबंधित है? तो आपके ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। पहले के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन आजकल कोर्ट वाले क्वेश्चन पूछे तो हो सकता है पूरी डिटेल ही पूछ ले। पिता का नाम क्या था दोस्तों इनके? पिता की बात करें तो इनका रामकांतो राय थे। कौन थे आपके? रामकांतो राय थे। अभी हमने पीछे देखा भी था, रामाकांत भी लिख सकते हैं हम, रमाकांत राय। और माता की बात करें, माता का नाम क्या था दोस्तों? माता का नाम था दोस्तों इनका
सीधा क्वेश्चन पूछिए, तारिणी देवी, तारिणी देवी। और दोस्तों एक उपाधि की बात की थी कि उत्तराधिकारी के रूप में कौन सी उपाधि मिली थी, राय की, कि पिताजी कौन थे, राय थे, उत्तराधिकारी के रूप में उपाधि, रूप में उपाधि। देखो छोटी छोटी चीजों को हमने पकड़ा है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम वैसे बता चुका हूं मैं आपका पहले, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जागृति का जनक बोला जाता है इनको, भारतीय जागृति का जनक कौन थे दोस्तों, आपके राजा राममोहन राय थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अतीत व भविष्य के मध्य सेतु का काम किसने किया था, राजा राममोहन राय ने किया था। अतीत व भविष्य के बीच के मध्य सेतु कौन बने थे, राजा राममोहन राय बने थे, इसलिए जाना जाता है। नव भारत, ये नव प्रभात का तारा भी बोलते हैं हम, नव दिन का तारा भी बोलते हैं, आपके पीछे कर चुके हैं, नव प्रभात का तारा किसका बोलते हैं, राजा राममोहन राय को बोलते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, पूछा गया है बहुत बार, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कौन थे दोस्तों, आपके राजा राममोहन राय। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो, तुहफात उल मुहिउद्दीन ग्रंथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलो बात करते हैं दोस्तों। एकेश्वरवाद की प्रशंसा के तौर पर ये ग्रंथ लिखा था, हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आप देखो बात करते हैं इसी ग्रंथ की। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी दोस्तों, बिल्कुल गलत बात है। इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई थी, आपकी फारसी भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना दोस्तों कि तुहफात उल मुहिउद्दीन की रचना कौन सी भाषा में हुई थी दोस्तों, आपकी फारसी भाषा के अंदर हुई थी। तो पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया था दोस्तों, मूर्ति पूजा का इसमें समर्थन नहीं किया गया था। इसके अंदर बात करते हैं मूर्ति पूजा क्या किया गया था दोस्तों, आपके विरोध किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। इसमें एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया, बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछा कि राजा राममोहन राय की किस पुस्तक में एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया गया, तो आपका कौन सा था, आपका तुहफात उल मुहिउद्दीन आपकी पुस्तक थी, जो आपकी प्रशंसा में लिखी गई थी। कब लिखी थी दोस्तों, 1804 के अंदर। बात करें लिखी कब की गई थी, लिखी गई आपके 1804 के अंदर, जो हम पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन 1804 ईस्वी के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन दे रहा है, इसका प्रकाशन 1825 के अंदर हुआ, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका प्रकाशन कब हुआ आपका, इसका प्रकाशन होता है दोस्तों आपके 1809 के अंदर। कब हुआ दोस्तों, आपके 1809 के अंदर। तो दोनों डेट आपको याद कर लेना, ढूंढ ढांड के लेके आपके लिए 1809। कलाम की बुकलेट के अंदर 1804 में लिखी गई, वही लिखी हुई है। प्रकाशन कब हुआ आपका, 1809 के अंदर हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें पढ़ चुके हैं। उपनाम की बात करें, पीछे लिख देता हूं, इस पुस्तक के उपनाम क्या है दोस्तों, उपनाम बोला जाता है इसको गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। दूसरा नाम क्या था इसका दोस्तों, दूसरा नाम था आपका एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। सीधा क्वेश्चन का पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कारण के रूप में विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। कथन दे रखा है, ए राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। ये देखा हमने पीछे, तो बिल्कुल राइट। उन्होंने स्वाद कौमुदी एवं मिरात उल अखबार जैसे पत्रों का प्रकाशन किया, बिल्कुल राइट। स्वाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जैसे पत्रों का प्रकाशन किसने किया दोस्तों, आपके राजा राममोहन राय ने किया। तो यहाँ पर बात करें, विकल्प दे रखे ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो प्रकाश किया था आपके कौन से समाचार पत्रों को, स्वाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, यानी विशेषता बता रहा किसी पत्रकारिता की। इन्हीं अखबारों के कारण इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब दो बात करते हैं, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना।
स्वाद कौमुदी की बात करें दोस्तों, स्वाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में प्रकाशित था? तो आपकी बांग्ला या बंगाली भाषा में, बांग्ला या बंगाली भाषा के अंदर, साथ साथ याद कीजिए दोस्तों। और मीरात उल अखबार की बात करें दोस्तों, ये कौन सी भाषा में था दोस्तों? आपकी फारसी भाषा में, फारसी भाषा में प्रकाशित। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नोट लगा के याद कर लेना। ये मीरात उल अखबार है वो कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? फारसी भाषा में। स्वाद कौमुदी कौन सी भाषा में होती थी आपकी? बताओ भाई, बांग्ला या बंगाली के अंदर। अन्य समाचार पत्र की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अन्य समाचार पत्र, सारी चीज़ें एक साथ ही आपको याद हो जाएगी, साथ साथ देख लेना दोस्तों। अन्य समाचार पत्रों के अंदर आपका ब्रह्म निकल था एक, आपका ब्रह्म निकल। भाषा की बात करें दोस्तों, कौन सी भाषा में लिखा जाता था? ये आपके प्रकाशित था आपका अंग्रेजी में। इसके अलावा एक समाचार पत्र और था आपका, उसका बात करें दोस्तों, वो कौन सा था आपका? बंगदूत, बंगदूत। और ये किस में लिखा जाता था दोस्तों? आपकी भाषा की बात करें तो आपकी हिंदी थी दोस्तों। दोस्तों हमने बांग्ला भाषा देखा, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र देखा, फारसी भाषा का समाचार पत्र देखा। तो ये याद कर लेना दोस्तों कौन कौन सी भाषा के अंदर है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों बाकी प्रकाशित यानी कालानुक्रम भी पूछे। तो मीरात उल अखबार की बात करें, कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ये प्रकाशित हुआ था आपका दोस्तों 1822 के अंदर। कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? आपका 1822 के अंदर। और स्वाद कौमुदी की बात करें दोस्तों, ये कब प्रकाशित हुआ आपका? ये प्रकाशित हुआ था आपका 1821 के अंदर। और इसी स्वाद कौमुदी के अंदर आपकी सती प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया। सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि आपकी राजा राम मोहन राय ने कौन से समाचार पत्र में यानी बांग्ला भाषा के अंदर सती प्रथा का विरोध किया था? वो क्या था दोस्तों? आपके स्वाद कौमुदी के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत बार सीधा पूछा गया है, इस बार आपकी डेट वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो खोजबीन करके आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने का प्रयास किया है। सत्य प्रथा का विरोध कौन से समाचार पत्र में किया था? तो स्वाद कौमुदी। और भाषा थी दोस्तों आपकी बांग्ला भाषा में। कब प्रकाशित हुआ था आपका? 1821 के अंदर। सीधा सीधा याद करो कब प्रकाशित हुआ दोस्तों आपका? 1821 के अंदर। मीरात उल अखबार की बात करें दोस्तों, ये आपकी फारसी भाषा में प्रकाशित था। कब? आपका 1822 के अंदर। अन्य की बात करें तो आपके ब्रह्म निकल अंग्रेजी भाषा के अंदर था, और बंगदूत आपका हिंदी भाषा के अंदर था। बंगदूत किस भाषा में था दोस्तों? आपकी अंग्रेजी हिंदी भाषा के अंदर था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है। इसके अलावा एक पुस्तक और थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। देखो आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं। देखो मैंने सब क्वेश्चन आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर प्रकार से क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है यहाँ पर। सूची फर्स्ट कीर्ति पत्र और सूची सेकंड आपका वर्ष दे रखा था। ठीक है, बात करते हैं देखो आपका तुहफात उल मुहिद्दीन। तुहफात उल मुहिद्दीन की बात करें, किस वर्ष प्रकाशित हुआ दोस्तों? आपके 1809 के अंदर। किस वर्ष प्रकाशित हुआ आपका? 1809 के अंदर। तो पहला पहले के अंदर, तो पहला एक में है और सी में है, तो आपका चौथा और दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। चौथा और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका कैंसिल हो जाएगा। प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस 1820 के अंदर हुआ था कि दोस्तों आपका प्रिंसेस ऑफ जीसस की बात करें 1820 के अंदर, तो दूसरा दूसरे के अंदर। स्वाद कौमुदी आपके 1821 के अंदर आता है। मीरात उल अखबार आपका 1822 के अंदर आता है। ये चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ही, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद करना दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, और चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बुक आई है आपकी, कौन सी? प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं दोस्तों। इस पुस्तक की बात करें दोस्तों, इस पुस्तक का लेखन 1820 में किया था। लेखन कब किया था दोस्तों? आपके 1820 के अंदर किया था। सीधा क्वेश्चन आपको पूछ ले, कब किया था आपका? 1820 के अंदर किया था। लेकिन प्रकाशन कब किया था दोस्तों? आपका प्रकाशन हुआ था दोस्तों लंदन में। इसका प्रकाशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लंदन में। और कब हुआ था दोस्तों इसका प्रकाशन? प्रकाशन होता 1823 में। किसके प्रयासों से? लंदन में प्रकाशन हुआ था, किसके प्रयासों से? किसके प्रयासों से? तो ये क्वेश्चन पूछे आपको, तो इसमें प्रयास किया था दोस्तों आपके जॉन डिग्बी। कौन थे आपके? जॉन डिग्बी।
सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा कि आपके प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस लेखन 1820 में, इसका प्रकाशन लंदन में होता है, किसके प्रयासों से, जॉन डिग्बी के प्रयासों से हुआ था दोस्तों, कब 1823 के अंदर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ये सारी चीज़ें अपनी जो एक्स्ट्रा कलाम बुकलेट से अलावा है बुके, तो उन वहाँ से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी ये सोचो कि कलाम बुकलेट के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो दोस्तों आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी 15 क्वेश्चन पूछे हम, ब्रह्म समाज ही हो रहा है अपना आज। तो राजा राममोहन राय की कृतियों या पत्रों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो देखो आगे ना क्वेश्चन, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तोयफात उल मुहिद्दीन, तोयफात उल मुहिद्दीन कब आई थी दोस्तों, बताओ भाई कब आई थी दोस्तों आपकी। तो दोस्तों आपकी 1809 के अंदर। कब आई, 1809 के अंदर। बात करें प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस की बात करें दोस्तों, इसका लेखन, लेखन की बात करें तो इसका लेखन दोस्तों आपके 1800, देखो दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका लेखन 1820 में होता, और ये प्रकाशित कब हुई थी, साथ साथ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो इस क्वेश्चन में। प्रकाशित हुई थी आपकी 1823 के अंदर। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्वाद कौमुदी की बात करें, बांग्ला भाषा के अंदर आता है दोस्तों, कब आता है ये आपका स्वाद कौमुदी, तो दोस्तों ये आता है 1821 के अंदर। और मिरात उल अखबार की बात करें दोस्तों, ये आता है आपका 1822 में, फारसी भाषा के अंदर था, ये बांग्ला भाषा में था। तो दोस्तों आप ऑप्शन मिला लो आप। तो 1809 सबसे पहले ए आएगा, तो सबसे पहले ए आ गया आपका, ठीक है। दूसरा और तीसरा कैंसिल हो जाएगा। फिर प्रिंसेप्ट स्वाद कौमुदी 1821 में, और इससे पहले 1820 माने तो आपका ए बी सी आएगा, डी आएगा। और देखो आपका 21 दे रखा है, बी किसी में भी लास्ट में नहीं दे रखा, देखो बी किसी में भी लास्ट में नहीं दे रखा है 1823। तो आपको कौन सा मानना है, आपका 1820 लेखन वाला मानना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों आपको डाउट ना हो सकता है ऐसा आ जाए, तो ऑप्शन भी काट देना आपको, क्योंकि लेखन वाला क्वेश्चन में जैसे 1809, जैसे तूफात उल मुहिद्दीन की बात करें, इसका लेखन कब होता दोस्तों, 1804 में होता, 1804 में। लेकिन ये प्रकाशित कब हुई थी आपकी, 1809 के अंदर। ये चीज़ें हम पढ़ी है पीछे, तो दोनों चीज़ें आपके बुक के अंदर है, तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो क्रम की बात करें तो लेखन वाला क्रम भी पूछा जा सकता है, तो इसमें मेरे हिसाब से लेखन वाला क्रम पूछा है 1804, 1809, 1820, 1822 और 21, 1822। तो ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डाउट भी मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आगे जाकर ये नहीं कह सको कि ये मैं बताया नहीं गया। प्रकाशित कब हुई, ये चीज़ें आपका क्रम पूछा जा सकता है। जैसे कालानुक्रम वाला प्रश्न आया है, थोड़ा सा सेंस तो होना चाहिए बोर्ड को भी इन चीज़ों को, यदि कालानुक्रम पूछ रहा है, कौन किस प्रकार कालानुक्रम पूछ रहा है, तो वो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सती प्रथा के विरोध से संबंधित बंगाली पत्रिका कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1821 में। देखो क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और मैंने पीछे लिखा भी था कि जिसका विरोध किया था। सती प्रथा के विरोध से संबंधित बंगाली पत्रिका कौन सी थी जिसका विरोध होता है। मिरात उल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन, स्वाद कौमुदी या प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो आपकी स्वाद कौमुदी थी दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, राजा राममोहन राय की मृत्यु एवं दफन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो अब देखो मृत्यु और दफन से संबंधित बात करें, कथनों विचार करना। राजा राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, आपकी ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। कब आपकी, 27 सितंबर 1833 को। तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है ये आपकी। तो पहला आपका बात करें तो बिल्कुल सत्य बात है। इन्हें सर्वप्रथम स्टेपलेटन इंग्लैंड में दफनाया गया। सबसे प्रथम कहाँ पर, आपका स्टेपलेटन, ये आपका स्टेपलेटन था, स्टेपलेटन इंग्लैंड में दफनाया गया। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है। 1833 के अंदर। ये कब, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में, तब दफनाया गया। बाद में 1843 में इन्हें ओरनोस वैली कब्रिस्तान में पुनः दफनाया गया, जहाँ उनका स्मारक बना हुआ है। बिल्कुल राइट। तो आपका कथन की बात करें, विचार करें तो सही विकल्प तो आपके तीनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। 1843 में इन्हें आर्नोस वैली में कब्रिस्तान में पुनः दफनाया गया, और 1833 में इन्हें स्टेप लेटन इंग्लैंड में दफनाया गया था। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके स्मारक के ऊपर कौन सा नाटक लिखा हुआ है दोस्तों, आपका हैरी केली नाटक लिखा हुआ है। हैरी केली नाटक, नाटक की पंक्ति लिखी हुई है। और हैरी केली नाटक की पंक्ति सिर्फ 2 जगह मिलती है, एक तो राजा राममोहन राय की कब्र पर, एक आपके एडाहदीन के झोपड़े अजमेर के अंदर। और किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों ये नाटक, पंक्ति की बात करें, विग्रहराज चतुर्थ, चौहान शासक थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले शासक, ठीक है। संस्कृत पाठशाला 3 की अजमेर के अंदर। फिर आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़कर क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया, जो वर्तमान में एडाहदीन का झोपड़े के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। और ये चीज़ें आपकी पूछी भी जा चुकी है एग्जाम के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप देखो कौन कौन सी संस्था कब कब स्थापित की थी राजा राममोहन राय ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह आगे नहीं है दोस्तों, आपके आत्मीय आत्मीय सभा है दोस्त। कौन सी सभा आपकी? आत्मीय सभा है। ये बढ़ाएगा उसमें भी। कौन सी सभा आपकी? आत्मीय सभा। दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो वो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 के अंदर की थी। लेकिन नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के, कलाम बुकलेट व कुछ जगह, एक बुक आपकी ऑथेंटिक बुक है, उसमें भी आपकी बात करें 1815 दे रखी, तो ये भी याद कर लेना। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1815 में। ठीक है, बुकलेट वाला भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। साथ साथ वेदांत सोसाइटी की बात करें तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की थी दोस्तों? आपकी वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 के अंदर। ठीक है, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से की गई थी, तो ये कब की गई थी दोस्तों? आपके 1817 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 के अंदर हुई थी। कलकत्ता पुनिटेरियन कमेटी की स्थापना, कलकत्ता पुनिटेरियन, यूनिटेरियन होना चाहिए मेरे हिसाब से, यूनिटेरियन, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये स्थापना हुई थी आपकी 1821 के अंदर। वेदांत कॉलेज की स्थापना की बात करें दोस्तों, वेदांत सोसाइटी आ गया दोस्तों, वेदांत सोसाइटी की 1816 के अंदर, और वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1825 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1825 के अंदर। तो कालानुक्रम पूछा हमें, तो सही क्रम पूछा है तो 1814, 1815 अभी आ सकता है, 1816, 1817, 1821, 1825। तो ABCDE आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनाए गए थे ताकि आप डेट आपको याद हो जाए। आत्मीय सभा की स्थापना 1814, कलाम बुकलेट में 1815 दे रही हुई है, और कुछ बुकों में भी, लेकिन NCERT में 1814 दी हुई है दोस्तों। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ABCD आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो NCERT आपकी ऑथेंटिक बुक है तो आपको रेट लगा सकते हो। कलाम बुकलेट एक ऑथेंटिक बुक नहीं है। ठीक है, तो 1815 दे रखी है, लेकिन कुछ ऑथेंटिक बुकों में भी, जैसे अलग अलग लेखक की ऑथेंटिक बुक आती है, तो उनमें भी 1815 दे रखी है। लेकिन दोनों चीज़ों का आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। साथ साथ पूरी हर चीज़ को सर्च करने के बाद आपको बताया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। दोस्तों राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद, 1833 में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने नेतृत्व संभाला था क्या? बताओ भाई, सही बात है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला बिल्कुल सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजा राममोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर उन्होंने धार्मिक चर्चाओं को प्रोत्साहित किया। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। किसने की थी आपकी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब? 1839 के अंदर। याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपकी। उन्होंने वेद को अंतिम प्रमाण मानकर उपनिषद को अस्वीकार किया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन है इन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयास किया, बिल्कुल राइट। हिंदू धर्म में जो व्याप्त अंधविश्वास है उनको समाप्त करने का प्रयास किसने किया? आपके महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। अब बात करोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गलत क्यों हुआ? दोस्तों इनका एक ग्रंथ है आपका, इस ग्रंथ का नाम याद कर लेना। इस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? आपके ब्रह्म धर्म। इस ग्रंथ का नाम क्या दोस्तों? आपके ब्रह्म धर्म है। इसके अंदर इन्होंने, इनके समय ही निश्चित हुआ कि वेद अंतिम रूप प्रमाणित नहीं, वेद अंतिम रूप प्रमाणित नहीं, अपितु उपनिषद ही अंतिम परिणाम है, अंतिम प्रमाण है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा सीधा सीधा। इसमें उपनिषद को अस्वीकार किया गया दोस्तों। इसमें क्या गया? उपनिषद को स्वीकार किया गया है। अंतिम प्रमाण किसको बनना है? उपनिषद को बनना है। किसके अंदर? ब्रह्म धर्म के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया?
इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? राजा राममोहन राय द्वारा, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, केशव चंद्र सेन द्वारा, आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? केशव चंद्र सेन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1841 ईस्वी में अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र इंडियन मिरर का संपादन किया था। कौन सी भाषा के अंदर था दोस्तों ये? इंडियन मिरर की बात करें तो इसकी भाषा कौन सी थी आपकी? तो भाषा थी आपकी अंग्रेजी। कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी। प्रकाशित की बात करें कब होता है दोस्तों आपका? अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था ये। कब प्रकाशित होता है दोस्तों? 1841 ईस्वी के अंदर। 1841 ईस्वी के अंदर ये शुरुआत पूरी की पूरी 19वीं शताब्दी में पढ़ चुके हैं। 1856 में इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया, ये हम पढ़ चुके हैं। 1800 केशव चंद्र सेन की बात करें 1856 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व, विभाजन भी इनके समय होता आपका 1865 में, फिर 1800 विभाजन 1878 में दूसरा विभाजन हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1867 में मुंबई यात्रा के बाद प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना, समाज की स्थापना कब? बंबई यात्रा। और इसके संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों आपके? संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे आपके आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ये आपका याद कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर 4 भी। तो ऑप्शन नंबर 3 इंडियन मिरर नामक दैनिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था दोस्तों। 1841 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्य समाज। आप बताओ दोस्तों, आपकी यहाँ पर आपको बात बतानी है कि ब्रह्म समाज में कोई दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर बताना। ब्रह्म समाज हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया। एक भी डिटेल टू जितने डिटेल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे करने का प्रयास किया गया। एनसीईआरटी से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो किए हमने, साथ साथ कलाम बुकलेट को कंप्लीट कर लिया। कलाम बुकलेट की एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ी है। साथ साथ एनसीईआरटी में जो कलाम बुकलेट में नहीं थे वो एनसीईआरटी में थे, वो भी हमने सारे कवर किए। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन्होंने टेस्ट दिया वो भी कमेंट के अंदर बताना कि उनके ब्रह्म समाज में कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, वो कमेंट के अंदर बताना। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप में जाइए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना टॉपिक वाइज एमसीक्यू तैयार कीजिए। फिर हम जब आपका कलाम का पेपर एनालिसिस करेंगे तब उसमें कितना बेनिफिट होता है वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो अपनी प्रैक्टिस करनी है, एक टारगेट निश्चित कीजिए और प्रैक्टिस एक अच्छी ढंग से करनी है। तो आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कितने सही दिशा में है कि नहीं है। उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। और जब तक फॉलो नहीं करोगे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सभी समझदार हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें समझाने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों आपको। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष और स्थान पर हुई थी? किस वर्ष और किस स्थान पर हुई थी दोस्तों आपके? 1828 कलकत्ता में, 1875 मुंबई में, 1856 मद्रास में, 1885 दिल्ली के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? 1875 मुंबई के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। आर्य समाज की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में बंबई के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके संस्थापक कौन थे आपके? संस्थापक की बात करें दोस्तों तो संस्थापक थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्थापना की बात करें दोस्तों, पूरी डेट भी पूछी जा सकती है। स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 10 अप्रैल 1875। कहाँ पर हुई थी दोस्तों स्थापना? बंबई के अंदर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों आपकी? बंबई के अंदर स्थापना हुई। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्य समाज की स्थापना कर 28 नियमों का समावेश किया। पहले नियम कितने रखे दोस्तों? पहले नियम रखे इनमें 28 और फिर बाद नियम बदलते गए। बाद में नियम कितने रखे दोस्तों? बाद में इस समाज में नियम रखे गए आपके 10। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, दोनों लाइन आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर बात करें मुख्यालय। मुख्यालय 2 मुख्यालय दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये पूछा जाता है आपका प्रारंभिक मुख्यालय। प्रारंभिक मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ पर रखा गया आपका? बंबई के अंदर, जब स्थापना हुई इनकी बंबई के अंदर। ठीक है, और दूसरा मुख्यालय बात करते हैं बाद में। ठीक है, लाहौर। 1877 में कहाँ पर चला गया दोस्तों आपका मुख्यालय? लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। सीधा क्वेश्चन का पूछा जा सकता है।
ठीक है। प्रारंभ मुख्यालय कहाँ पर था? मुंबई में। कब? 1875 के अंदर, जब आपका आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज का नाम आ रहा है बीच बीच में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तब मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था? आपका मुंबई के अंदर। 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया? लाहौर। और उस समय लाहौर भारत का हिस्सा था, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो बहुत अच्छा। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कर्मकांडी वैदिक प्रथाओं को बढ़ा देना? नहीं दोस्तों, कर्मकांडी वैदिक प्रथाओं को कम करना। ठीक है, कम करना, बढ़ावा नहीं देना था, विरोध था इसका दोस्त। प्राचीन वैदिक धर्म में शुद्ध रूप से स्थापित करना। जो प्राचीन वैदिक, यानी इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से स्थापित करना और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो, हिंदू धर्म की कट्टरता पर बल दिया इन्होंने। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म की कट्टरता पर बल दिया गया। कौन से धर्म में दोस्तों? कौन से समाज में? आपके आर्य समाज के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ। और सैन्य के हिंदुत्व का नारा दिया। शास्त्री इसके अंदर किसका नारा दिया गया दोस्तों? आपके सैन्य के हिंदुत्व का नारा दिया गया। नारा दिया गया कौन समाज के अंदर दोस्तों? आर्य समाज के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक लाइन हमको याद होनी चाहिए, तो एक एक लाइन हम याद कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पूरा डिटेल से हमने एक एक क्वेश्चन वहाँ से जितना आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करवाने का प्रयास किया दोस्तों। आर्य समाज की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन दे रखा है, आर्य समाज ने अवतारवाद का विरोध किया पर पुनर्जन्म में विश्वास रखा। अवतारवाद का विरोध तो किया, लेकिन पुनर्जन्म में क्या रखा दोस्तों? विश्वास रखा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। और क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। बिल्कुल, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया था किसमें? आर्य समाज के अंदर। विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। यानी विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह को आर्य समाज में क्या किया गया दोस्तों? आपके प्रोत्साहित किया गया, यानी प्रोत्साहन किया गया। दोबारा पुनर्विवाह किया गया। अंतर्जातीय विवाह को भी समर्थन दिया गया। वेद को अंतिम सत्य और ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत बना। वेद को क्या बना इन्होंने? अंतिम सत्य बना। बिल्कुल राइट, सीधे इन्होंने क्या बोला? वेद ही हमारा अंतिम सत्य है। और ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत माना। बिल्कुल राइट, वेदों को क्या बना? ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत माना। क्या? वेदों की ओर लौटो। पाश्चात्य संस्कृति का समर्थन किया और संस्कृत भाषा का त्याग किया। ये आपका गलत हो जाएगा। पाश्चात्य संस्कृति का इन्होंने विरोध किया। क्या किया दोस्तों? विरोध किया। संस्कृत को त्याग नहीं किया दोस्तों। इनका नारा था दोस्तों आपका, स्वामी जी ने नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौट चलो। कौन सा नारा दिया था आपका? वेदों की ओर लौट चलो। लौट चलो, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ये नारा बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जो इतिहास पढ़ाते हैं आपके उन टीचरों के द्वारा तो और अच्छे खानी प्रकार से आपको बताई जाती होगी इस बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 ही सही है आपके। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही होगा। कभी 5 मत कर लेना, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का तो इन्होंने समर्थन किया नहीं। अब ऑप्शन वैसे वैसे कट रहा है। ठीक है, वेदों का हिंदू का सर्वोच्च यानी ग्रंथ माना था किसने? आपके इस आर्य समाज में, यानी दयानंद सरस्वती वाले समाज के अंदर। और संस्कृत भाषा का त्याग नहीं किया, संस्कृत भाषा में वृद्धि करने का प्रयास किया था आर्य समाज ने। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। लाइनें लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी के अंदर सीधी सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आर्य समाज के शुद्ध आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध आंदोलन वाला भी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, आर्य समाज में शुद्ध आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला दे रखा है मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। नहीं दोस्तों, मुस्लिम का तो धर्म का प्रचार करना नहीं था आर्य समाज का। ब्राह्मणवाद को समाप्त करना। नहीं दोस्तों, ब्राह्मणवाद का समाप्त करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं था शुद्ध आंदोलन का। किसी कारणवश अन्य धर्म ग्रहण कर चुके हिंदुओं को हवन द्वारा पुनः हिंदू बनाना, इससे शुद्ध आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। जैसे अन्य धर्म धारण कर चुके थे हिंदू, जैसे मुस्लिम धर्म में चले गए थे, कुछ अन्य धर्म में चले गए थे, तो उनको आपके हवन द्वारा पुनः हिंदू बनाना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कौन से आंदोलन का? आपका शुद्ध आंदोलन का। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और कार्य से संबंधित निम्नलिखित में से
असत्य कथन कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और कार्य से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के गांव में टकारा में हुआ, बिल्कुल राइट। स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों? एक गुजरात का एक गाँव है, कौन सा आपका? टकारा, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। और जिला पूछे तो आपकी कौन सा आपका? मौर्य जिला है। गुजरात का कौन सा जिला है दोस्तों आपका? मौर्य जिला। चलो पूरी डिटेल से देख लेते हैं, बिल्कुल राइट। स्वामी ने अपनी किशोरावस्था में गृह त्याग दिया, बिल्कुल राइट। स्वामी ने अपनी किशोरावस्था में गृह त्याग दिया, बिल्कुल राइट। 21 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में। अभी आप लाइब्रेरी के अंदर हो, 21 वर्ष की आयु में, ठीक है। इन्होंने घर छोड़ दिया था, हम भी छोड़ चुके हैं ना। 1848 में स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया, बिल्कुल राइट। 1848 में जो नाम दयानंद सरस्वती वो किसने दिया था दोस्तों? आपके स्वामी पूर्णानंद। किसने दिया था दोस्तों? आपके स्वामी पूर्णानंद दिया था, जो उनके गुरु थे। नर्मदा नदी के तट पर चाणोद नामक स्थान पर मूल शंकर ने स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली तथा दयानंद कहलाए। यानी इनका पुराना नाम क्या था आपका? मूल नाम क्या था दोस्तों आपका? मूल नाम था इनका मूल शंकर, मूल शंकर नाम था इनका। और इन्होंने दीक्षा किससे ली थी दोस्तों? दीक्षा ली इन्होंने स्वामी पूर्णानंद से, दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद क्या खिलाए दोस्तों? आपके दयानंद सरस्वती खिलाए, सरस्वती खिलाए। सीधा पूछा जा सकता है, तो ये भी सही है। स्वामी दयानंद ने पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैदिक संस्कृति का प्रचार किया? नहीं दोस्तों, वैदिक संस्कृति का इन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, ये आपका गलत हो जाएगा। वेदों के और लोटों का नारा दिया था इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 असत्य आपका। इसको मिटा देता हूँ ताकि कोई लोग इसको सही मान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आर्य समाज और आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद ने क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। कौन सी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया इन्होंने? क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, बिल्कुल राइट। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का क्या किया इन्होंने? विरोध किया। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। उन्होंने बाल विवाह है, बहु विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, बिल्कुल राइट। ये भी बिल्कुल सत्य है। विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम की स्थापना की। विधवा स्त्रियों के लिए किसकी स्थापना की दोस्तों? आश्रम की स्थापना की, बिल्कुल राइट। वेदों के अनुसार शूद्र स्त्रियों को वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं था दोस्तों, अधिकार था। यह आपका गलत हो जाएगा। अधिकार क्या दिया गया था उनको? तो ये आपका सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो सही विकल्प की बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यज्ञोपवीत धारण करने का समर्थन किया था किसने? स्त्रियों का बात करें, वेदों के अनुसार शूद्र और स्त्रियों को वेद पढ़ने की सलाह दी थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी मूल शंकर इनका जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखन किसने किया और इसे आर्य समाज का बाइबल क्यों कहा जाता है? बताओ भाई, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखन किसने किया और इसे आर्य समाज का बाइबल क्यों कहा जाता है? यानी सत्यार्थ प्रकाश को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। देखो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर कवर हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था क्योंकि इसमें आर्य समाज के विचारों का संकलन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें, रचना कब हुई थी? 1876 के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें दोस्तों, इसकी रचना कब की थी दोस्तों? रचना हुई थी आपकी 1876 के अंदर, 76 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अन्य रचनाओं की बात कर लेते हैं एक बार। अन्य रचनाएं जैसे बात करें, जैसे आपकी वेद भाष्य है, आपकी वेद भाष्य हो गई आपकी, ठीक है। पाखंड खंडन हो गया आपकी, पाखंड खंडन हो गया आपकी। अद्वैत मत का खंडन हो गया आपका, मत का खंडन हो गया, ठीक है। वल्लभाचार्य मत का खंडन हो गया आपका,
मत का खंडन हो गया आपका, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से है आपका, स्वामी दयानंद ने सर्वप्रथम स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ये क्वेश्चन आपके क्लाउन ने बहुत बार पूछा है एग्जाम के अंदर, टेस्टों के अंदर, किस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था दोस्तों? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती किया था। स्वभाषा शब्द, स्वदेश शब्द और स्वधर्म शब्द, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से। उन्होंने देशभक्ति और देश सेवा के बीच लोगों के हृदय में बोया और भारतीयता का नारा दिया। ठीक है, देशभक्ति और देश सेवा का बीज है, लोगों के हृदय में बोया और भारतीयता का नारा दिया किसने? स्वामी दयानंद ने। बिल्कुल सत्य बात है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो सही विकल्प की बात करें, ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से विभिन्न व्यक्तियों के मत को दर्शाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से विभिन्न व्यक्तियों के मत को दर्शाता है? एनी बेसेंट की बात करें दोस्तों, स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे, इन्होंने भारतीयता का नारा लगाया। बिल्कुल राइट। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी का नाम आ रहा है बार बार, स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयता का नारा लगाया। किसका नारा लगाया दोस्तों? आपके भारतीयता का नारा लगाया किसने? स्वामी दयानंद ने। किसने कहा? आपके एनी बेसेंट ने कहा। बिल्कुल राइट। लाला लाजपत राय की बात करें, स्वामी जी देशभक्ति और देश सेवा के बीच हमारे हृदय में बोया। बिल्कुल राइट। लाला लाजपत राय ने बोला कि स्वामी जी ने यानी दयानंद सरस्वती जी ने देशभक्ति और देश सेवा के बीच हमारे हृदय में बोया। बिल्कुल राइट। वैलेंटाइन शिरोल की बात करें, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता माना। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने माना? वैलेंटाइन शिरोल ने माना। बिल्कुल राइट। तो तीनों सही विकल्प कौन से? उपरोक्त सभी सही आपके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन और बच्चे आपके 10-12 क्वेश्चन और अभी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कब और कहाँ हुआ? दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में, 15 अगस्त 1883 को जोधपुर में, 30 अक्टूबर 1883 को जोधपुर में या 1 नवंबर 1883 को आबू में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत है वो दोस्तों हुआ था आपका दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अजमेर के अंदर। सबसे पहले बात करें दिन कौन सा था आपका? दिन था आपका दीपावली का। कौन से दिन इनका देहांत हुआ था दोस्तों? दीपावली के दिन हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। सबसे पहले कहाँ की बात करते हैं? जोधपुर की। और जोधपुर के प्रधानमंत्री थे, जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? प्रधानमंत्री थे आपके सर प्रताप सिंह, सर प्रताप सिंह। और सर प्रताप सिंह ने निमंत्रण दिया, क्या दिया आपका? निमंत्रण दिया किसका? जोधपुर आने को। जोधपुर आने का निमंत्रण दिया किसको? दयानंद जी को। दयानंद जी को, इसे शॉर्ट में लिख लेना, दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, निमंत्रण दिया अपनी भाषा के अंदर समझते हैं। निमंत्रण पर मई 1883 में पूछे, ये आपके मई 1883 में कहाँ पूछे दोस्तों? आपके जोधपुर पूछे। जोधपुर पूछे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? मई 1883 के अंदर। इन्होंने जोधपुर दरबार में वैश्य गमन के दोष बताए और महाराजा जसवंत सिंह को नन्ही जान के प्रति आसक्ति पर उन्हें फटकार लगाई। उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? जोधपुर शासक थे कौन थे आपके दोस्तों? जसवंत सिंह। और इनकी पत्नी यानी रानी कौन थी आपकी? नन्ही जान। और इसने बात करें, स्वामी दयानंद जी ने इन पर आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप हुए। ठीक है, अच्छा नहीं लगा इनका, दरबार में आरोप लगाए। इसे नन्ही जान क्या हो गई दोस्तों? नाराज हो गई। नन्ही जान नाराज हो गई तो नन्ही जान ने अपने रसोइये का नाम क्या था दोस्तों आपके? गौड़ मिश्र। गौड़ मिश्र इनका रसोइया था। गौड़ मिश्र के द्वारा विष दिलवा दिया गया, विष दिया गया। किसको दोस्त? आपके दयानंद जी को। किसको दिया गया? आपके दयानंद जी को। और इसी कारण आपकी बात करें, अजमेर में इनकी फिर मृत्यु होगी। जोधपुर से कहाँ चले गए थे? अजमेर के अंदर चले गए थे और वहाँ पर इनकी स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कुछ बोलते हैं कुछ कांच पिला दिया गया था दूध के अंदर पीस के, तो कांच के कारण उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कट गई थी अंदर के कारण, वो भी माना जाता है। लेकिन कलाम की बुकलेट के अंदर विष वाला दे रखा था, तो विष, और एक ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर भी विष दे रखा है, तो वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य समाज के नेतृत्व में स्थापित प्रथम गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया और इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपके हरिद्वार में प्रथम गुरुकुल स्थापित किया गया था, मुंशी राम इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्य समाज के नेतृत्व में स्थापित प्रथम गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? हरिद्वार के अंदर। कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका हरिद्वार के अंदर स्थापित किया गया। और इसके संस्थापक कौन थे? आपके मुंशी राम इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। देखो, सरकारी नियंत्रण वाली और सरकारी प्रभाव से मुक्त शिक्षण संस्थाओं के बीच मुख्य अंतर क्या था? यानी एक तो सरकार के नियंत्रण में थी, यानी ब्रिटिश सरकार के, उस समय सरकार कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार। और एक सरकारी नियंत्रण के प्रभाव से मुक्त संस्था। सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाएं ब्रिटिश पद्धति से शिक्षा देती थी और गुरुकुल पारंपरिक वैदिक शिक्षा देती थी। यह प्रमुख अंतर था आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आपकी आर्य गुरुकुल और डीएवी स्कूल आर्य समाज से संबंधित है। डीएवी स्कूल कहाँ पर थी दोस्तों? आपके लाहौर के अंदर थी। है दयानंद एग्लो वैदिक के कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? दयानंद ने लाहौर के अंदर। लिख देता हूँ आपके, लाहौर में किसकी स्थापना की गई थी? दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज। वैदिक कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चौथे। रामकृष्ण मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले दोस्तों 2-3 लाइनें और रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन से पहले देखो बात करते हैं दोस्तों आपकी 11। सबसे पहले राजस्थान में दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। दयानंद सरस्वती राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान अपनी सिलेबस है, राजस्थान की हम तैयारी कर रहे हैं। तो संदर्भ में सबसे पहले कहाँ पर आए थे दोस्तों? सबसे पहले आपके आए थे आपकी करौली के अंदर। सबसे पहले कहाँ पर आए थे? आपके करौली के अंदर। 1865 में कहाँ है? आपके करौली के अंदर आए थे दोस्तों। करौली के शासन थे कौन? आपके मदन पाल। मदन पाल के आग्रह पर, आग्रह पर कहाँ पर आए थे? आपके करौली के अंदर आए थे। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं दूसरी बार दोबारा कहाँ पर आए दोस्तों? आपके दोबारा आए थे आपके दोस्तों 11 अगस्त 1882 को। 11 अगस्त 1882 को कहाँ पर आए दोस्तों? आपके उदयपुर। किसके आग्रह पर? आपके उस समय आपके उदयपुर के राजा थे आपके सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के आग्रह पर कहाँ पर आए थे दोस्तों? उदयपुर आए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और गुलाब बाग स्थित नौलखा महल में ठहराया गया था। उदयपुर में नौलखा महल में ठहरे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ पर ठहरे थे? आपके नौलखा महल में ठहरे थे। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। वही उदयपुर की बात हो रही है दोस्तों, तो उदयपुर के अंदर बात करें, उदयपुर के अंदर इन्होंने स्थापना की थी आपकी परोपकारिणी सभा की। परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कब की थी दोस्तों? इन्होंने ये स्थापना की थी 27 फरवरी 1883 को। 27 फरवरी 1883 को इसकी स्थापना की थी। और इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? इसका अध्यक्ष बनाया गया था आपके सज्जन सिंह को। सज्जन सिंह को बनाया। और इसके बाद आपके जोधपुर चले गए थे। जोधपुर में नन्ही जान द्वारा जहर दे दिया गया, विष दे दिया गया। और अजमेर में जाकर आपकी 30 सितंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रामकृष्ण मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों रामकृष्ण मिशन के बारे में। जो क्वेश्चन क्या आपका? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के समीप वेलोर में की। स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के समीप कहाँ पर की? वेलोर में की। बिल्कुल राइट। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1897 को हुई थी। कब हुई थी आपकी? 5 मई 1897 को हुई थी। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वेलोर के अंदर। और वेलोर कहाँ पर पड़ता था दोस्तों? अपने कलकत्ता के अंदर। एक ही लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। और किसी के द्वारा की गई थी? आपकी विवेकानंद जी द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आपके विवेकानंद जी द्वारा ये की गई थी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य लोक सेवा, समाज सुधार, भारतीय संस्कृति का उत्थान और रामकृष्ण भागवत हंस के विचारों का प्रचार करना। रामकृष्ण थे आपके कौन? आपके भागवत हंस के परमहंस था। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना, परमहंस करना, परमहंस के विचारों का प्रसार प्रसार करना। तो बिल्कुल सत्य बात है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। तो सही विकल्प की बात करें तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर परमहंस कर लेना दोस्तों, से लिख देता हूँ थोड़ा सा। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार प्रसार करना ही आपके रामकृष्ण मिशन का प्रमुख उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, रामकृष्ण परमहंस के जीवन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। कथन दे रखा है, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चटर्जी था और वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। कौन से मंदिर के पुजारी थे आपके? दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। बिल्कुल सत्य बात है। क्या बात है दोस्तों आपके? बिल्कुल सत्य बात है। उन्हें दक्षिणेश्वर संत के रूप में भी जाना जाता था। बिल्कुल राइट, दक्षिणेश्वर संत के रूप में भी जाना जाता था। किसको? रामकृष्ण परमहंस को। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने नहीं की, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका ए और वैसे दोनों तो सही है। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसी से जुड़े हुए थे, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। तो यहाँ पर आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात तो सही है दोस्तों, लेकिन इस स्थापना नहीं की, मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, विवेकानंद ने की थी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा दोस्त। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखो रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। इनका जन्म कब होता है आपका? सबसे पहले जन्म की बात करें तो 18 फरवरी 1836 को 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म होता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कमरपुर नामक स्थान पर, कमरपुर बंगाल के अंदर पड़ता था उस समय, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम खुदीराम था। पिता कौन थे आपके? इनके खुदीराम थे। माताजी कौन थी इनकी दोस्तों? माताजी थी आपकी चंद्रा देवी। कौन थी आपकी? चंद्रा देवी इनकी माताजी थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वास्तविक नाम आपका गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, चटर्जी या चट्टोपाध्याय था, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बात करें दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी कब बने थे दोस्तों? 1852 में। 1852 ईस्वी में ये बने थे दोस्तों। रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी इन्होंने। रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी दोस्त। तो मिशन या मठ ये क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर देखो सही कर लेना, प्रेशर क्वेश्चन नहीं है आपका। तो राइट आंसर तो इसमें बी आएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि मठ की स्थापना की थी किसने? आपके रामकृष्ण परमहंस ने। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृत्यु की बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई थी आपकी? मृत्यु हुई थी आपकी 16 अगस्त 1886 को। 16 अगस्त 1886 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 5-6 क्वेश्चन और है अपने। निम्न व्यक्तियों के अनुसार स्वामी विवेकानंद के योगदान का सही मिलान कीजिए। स्वामी विवेकानंद के योगदान का सही मिलान करना है हमें। चलो, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी जी ने महात्मा बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि तथा आधुनिक भारत के निर्माता, बिल्कुल किसने कहा था आपके? आधुनिक भारत के निर्माता सुभाष चंद्र बोस के अनुसार। महात्मा गांधी ने स्वामी विवेकानंद का नाम ही प्रेरणा है, ये किसने कहा था आपके? महात्मा गांधी ने कहा था, बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सर्जन की प्रतिभा बताया था, तो बिल्कुल राइट है। तो सही विकल्प की बात करें तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को सर्जन की प्रतिमा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? ये दी थी आपके महात्मा गांधी ने? नहीं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी दोस्तों आपके? रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, राजा राममोहन राय ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक उपाधि और थी इनकी, वो भी याद कर लीजिए। साथ साथ उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि थी आपकी तूफानी हिंदू। कौन सी आपकी? तूफानी हिंदू। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? ये उपाधि दी गई थी अमेरिका के लोगों द्वारा, अमेरिकी लोगों द्वारा, अमेरिकी लोगों द्वारा। कब दी गई थी दोस्तों तूफानी हिंदू की उपाधि? ये दी गई थी आपकी शिकागो धर्म सम्मेलन में। शिकागो धर्म सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में ये उपाधि दी गई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों आपका? 11 सितंबर 1893 में हुआ था। ये लो, सारी डेटें आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ तथा उनका बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1868 के अंदर। कहाँ पर? कलकत्ता। और नरेंद्र नाथ इनका बचपन का नाम था।
बचपन का नाम क्या था दोस्तों आपके? नरेंद्र नाथ था। और बात करते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद, बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इनका जन्म। दोस्तों जन्म आता है इनका 12 जनवरी 1863 करना दोस्तों, यहाँ पर 1863, 1863 करना है यहाँ पर। कहाँ पर होता है दोस्तों? कलकत्ता के अंदर होता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म होता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। सबसे पहले बात करें कहाँ पर हुआ दोस्तों, यह होता है आपका कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर होता है दोस्तों? आपका कलकत्ता के अंदर हुआ था। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था दोस्तों इनके? पिताजी का नाम था आपका विश्वनाथ। पिताजी का नाम था इनका विश्वनाथ। ठीक है। और माताजी का नाम क्या था दोस्तों आपका? भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी देवी। बचपन के नाम की बात करें दोस्तों, बचपन का नाम वो क्या था आपका? नरेंद्र नाथ। क्या था आपका? नरेंद्र नाथ इनका बचपन का नाम था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और अपनी माताजी की से सर्वाधिक प्रभावित थे कौन थे आपके? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा। और आपके स्वामी विवेकानंद आपकी खेतड़ी के महाराज द्वारा नाम दिया गया था विवेकानंद इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के प्रकाशन के क्रम में सही अनुसार सही क्रम बताइए। पुस्तकों के प्रकाशन में सही क्रम बताना था हमें। राजयोग और ज्ञान योग जीवित रहते हुए प्रकाशित, और भक्ति योग मरणोपरांत प्रकाशित होती है, यानी इनके खत्म होने के बाद ये प्रकाशित होती है। कौन सी? भक्ति योग। ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तकों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं राजयोग। राजयोग की बात करें दोस्तों कब आई थी? 1896 में आई थी। 1896 ईस्वी के अंदर आई थी राजयोग। और इसका सेकेंड एडिशन कब आया था दोस्तों आपका? सेकेंड एडिशन की बात करें तो सेकेंड एडिशन आया था 1899 के अंदर। 1899 के अंदर आया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और ज्ञान योग कब आया था दोस्तों आपके? ज्ञान योग 1899 में आई थी दोस्तों। ज्ञान योग कब आई थी आपकी? 1899 के अंदर। और आपकी भक्ति योग इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। 1892 में राजस्थान आए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन और उनके मठों की स्थापना का सही कालानुक्रम बात कीजिए। रामकृष्ण मिशन और उनके मठों की बात करें कि सर कालानुक्रम सही बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं विवेकानंद जी की। सबसे पहले देखो 12 नगर मठ की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1886 के अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये स्थापना कब की थी बताओ भाई? 1887 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 5 मई 1887 को। सॉरी 5 मई 1897 को। कब हुई थी आपकी? 5 मई 1897 को। 86 याद आ गया, 87, 5 मई 1897 को। और यहाँ बात करें गयावती में अवैध आश्रम की स्थापना, बताओ भाई अद्वैत आश्रम की स्थापना कब की थी इन्होंने? ये स्थापना हुई थी 19 मार्च 1899 को। 19 मार्च 1899 को। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। वेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों आपके? वेलूर के अंदर आपके मठ की स्थापना कब हुई थी आपके? 9 दिसंबर 1889 को। 1889 को स्थापना हुई थी दोस्तों वेलूर मठ की। और वेलूर मठ की स्थापना कहाँ पर की थी दोस्तों आपके? पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं सारे के सारे। तो इसका क्रम देखो, इसका क्रम मेरे हिसाब से गलत दे रखा है यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्रम पूछे कालानुक्रम, तो पहले आएगा आपका 1 नंबर, फिर आपका 4 आएगा दोस्त 89 के अंदर, फिर आपका 2 आएगा और फिर आपका 3 आएगा। ये इसका क्रम होगा सही। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है। 1 4 2 3, तो ये किसी में नहीं है तो आपका ये सही मानना दोस्तों। 1 4 2 3। 1886 में 12 नगर मठ की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन की 5 मई 1897 को कलकत्ता के अंदर हुई थी, वेलूर मठ के अंदर ही।
और वेलोर मठ की स्थापना 9 दिसंबर 1889 को हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये सेम आना दोस्तों, ये ऑप्शन आपकी गलत है, डेट का हो जाता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में किस विषय पर प्रवचन देने गए थे और कब भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो शून्यवाद पर 11 सितंबर 1893 को ये शामिल हुए थे, प्रतिनिधित्व रूम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। और धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व एक खेतड़ी आए थे झुंझुनू। धर्म सम्मेलन की बात करें, जाने से पूर्व खेतड़ी आए थे, जाने से पूर्व की बात करें तो कहाँ आए थे दोस्तों आपकी खेतड़ी? खेतड़ी झुंझुनू कहाँ पड़ता है दोस्तों? अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यहाँ के शासक कौन थे आपके? शासक थे आपके अजीत सिंह। कौन थे आपके? अजीत सिंह यहाँ के शासक थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। और अजीत सिंह ने इनको नाम क्या दिया दोस्तों? नाम दिया आपका विवेकानंद। क्या नाम दिया दोस्तों आपका? विवेकानंद। विवेकानंद नाम दिया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और दोस्तों खेतड़ी में ही बात करें, खेतड़ी में इनसे एक मिली थी कौन आपकी? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कौन मिली थी आपकी दोस्तों? मीनाबाई जी। मीनाबाई जी की बात करें, इन्होंने क्या सुनाया दोस्तों? इन्हें प्रभु गोरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो नामक भजन सुनाया, भजन सुनाया। किसे सुनाया दोस्तों? आपकी मीनाबाई ने जी ने। कहाँ पर? खेतड़ी के अंदर। किसको? विवेकानंद जी को। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और मेरे इनका जो शिकागो धर्म सम्मेलन की बात करें दोस्तों, इस धर्म सम्मेलन में बात करें, इनका आख्यान यानी व्याख्यान प्रारंभ किससे होता है दोस्तों? आपका व्याख्यान प्रारंभ, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। तो व्याख्यान प्रारंभ होता है, मेरे अमेरिकी बहनों व भाइयों, मेरे अमेरिकी बहनों व भाइयों, भाइयों से। सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आज का। स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके कार्यों के संबंधित असत्य कथन की पहचान करने में असत्य कथन कौन सा है आपका? जनवरी 1893 में विदेश यात्रा के बाद वे कोलंबो पहुंचे और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा प्रकाशित हुई। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। कब हुई थी? 1893 के अंदर। बेलूर मठ की जिम्मेदारी उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद और शारदानंद को सौंपी। बेलूर मठ है, इनकी जिम्मेदारी किसको सौंपी दोस्तों? स्वामी ब्रह्मानंद और शारदानंद को सौंपी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपकी। वे जून 1899 में स्वास्थ्य सुधार के लिए विदेश के, जून 1899 में स्वास्थ्य सुधार के लिए विदेश के और पेरिस धर्म संसद में 1900 में भाग लिया। पेरिस धर्म संसद में कब भाग लिया दोस्तों? 1900 में भाग लिया। बिल्कुल सत्य बात है। स्वामी विवेकानंद का देहांत 1905 में दोस्तों, 1905 में नहीं हुआ आपका, इनका देहांत हुआ दोस्तों जुलाई 1902 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर हुआ आपका? जुलाई 1902 के अंदर वेलोर मठ में उनका देहांत हुआ, बेलोर मठ में। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे आपके स्वामी दयानंद जी की बात, सॉरी विवेकानंद जी की बात करें तो ये उनका परिचय था। और उनके संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे, आपके परमहंस पढ़ा हमने, आर्य समाज पढ़ा हमने और आपका ब्रह्म समाज पढ़ा। कल हम शुरुआत करेंगे आपके प्रार्थना समाज से, क्योंकि हमें 19वीं और 20वीं शताब्दी के सारे धार्मिक सुधार आंदोलन देखने हैं। तो अगली क्लास और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये अपने लास्ट ईयर यहाँ तक अपना सिलेबस था। लास्ट ईयर की बात करें यानी पिछली फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये 3 ही व्यक्तियों के आपको पूछा गया था यहाँ तक। लेकिन इस बार आपकी 19वीं और 20वीं शताब्दी के सारे धार्मिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन आपको पढ़ने हैं, तो सारे आपको याद करवाए जाएंगे। अगले क्लास के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और एक दो क्वेश्चनों में अपनी प्रॉब्लम आई, इन दोनों क्वेश्चनों को सुधार करते हैं, टेस्ट में भी सुधार करते हैं अभी, ताकि कोई दोस्त दे रहा हो तो उसका भी गलत ना हो। क्योंकि एक तो क्रम वाला आपका कालानुक्रम वाला क्रम अभी जो हमने पीछे किया था इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों अपने ये सारे के सारे टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये टेस्ट आपके कहाँ पर हो रहे हैं? आप पहले टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये टेस्ट हो रहे हैं अपने ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। और ऐप के ऊपर दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड की बात करें, टॉपिक वाइज कलाम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की बात करें, फर्स्ट ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये अपने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और बात करें इसका कलाम सिलेबस के अनुसार,
कलाम सिलेबस के अनुसार ये टेस्ट हो रहे हैं ताकि अपने एक तरह से रिविजन करें। जिस प्रकार से कलाम में लाइब्रेरी बैच में होता है उसी प्रकार से लाइब्रेरी बैच की तरह ही क्या करें दोस्तों, हम एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, फिर उनका एनालिसिस हम वीडियो के माध्यम से करें। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट के बाद एनालिसिस कीजिए, पीडीएफ वीडियो और साथ आप ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं ताकि ऐड वगैरह यूट्यूब पर जो ऐड वगैरह आते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। और एक अपनी कंटिन्यूटी, वहीं कहीं पर जुड़ने की बात नहीं है, पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा कंटेंट जो कलाम से जुड़ा हुआ वो भी आपको मिलेगा। कहीं टेलीग्राम पर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है, जैसे लास्ट टाइम आप सभी को अवेलेबल करवाया गया था उसी प्रकार से। लेकिन वो चीज़ें आपको होगी, कंटिन्यूटी आपको बनानी होगी, आपको तय करना होगा कि आपको किस लाइन पर चलना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से पूरी प्रैक्टिस होने वाली है। इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल आपके सुबह मिलेंगे आपके राजस्थान की ज्योग्राफी की भौतिक प्रदेश के साथ, और शाम को मिलेंगे फिर आपकी 19वीं और 20वीं शताब्दी की सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ। कल का अपना ये मैटर रहेगा, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए क्लास के बाद में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।